नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है। आप सभी का स्वागत है टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ में। तो दोस्तों, कुछ टाइम से हम ये सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा था और लास्ट के सिर्फ 2 एपिसोड बाकी थे, तो थोड़ा सा डिले हो गया। बट इसको हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है अभी, वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। हमने लास्ट टॉपिक में हमने किया था मूविंग एवरेज। ओके, मूविंग एवरेज के अंदर हमने देखा कैसे हम ट्रेल कर सकते हैं मूविंग एवरेज के सारे जो भी हम लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। और एक बार ब्रेकआउट मिलने के बाद हम कॉन्फिडेंटली कैसे हम स्टे पुट रह सकते हैं। अब दोस्तों, आज के सेशन के अंदर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में बात करेंगे, जिससे हमें एक मूव जब आती है उसके बाद का जो करेक्शन देखने मिलता है, वो करेक्शन शैलो है, डीप है, और वो करेक्शन के बाद फिर से जब ब्रेकआउट होगा तो उसमें क्या स्ट्रेंथ हो सकती है, ये थोड़ा हमें पता लगता है। तो दोस्तों, आगे मार्केट एग्जांपल लेने से पहले पहले ये समझते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, या अभी जो हम देखेंगे फिबोनाची सीरीज फर्स्ट। ये फिबोनाची सीरीज क्या होता है? तो दोस्तों, फिबोनाची सीरीज में जब हम सीरीज स्टार्ट करते हैं 0 और 1 से, जब 0 + 1 करते हैं ओके तो 1 मिलता है। 1 प्लस उसका जो प्रीसीडिंग नंबर है करते हैं 1 + 1 तो 2 मिलता है। ओके, 2 + 1 3 मिलता है। तो जैसे ये सीरीज चलती है, इसके प्रीसीडिंग नंबर से ऐड कर दिया जाता है जो भी सम आता है, तो हमें ऐसे एक सीरीज मिलती है जिसमें हम 5, 8, 13, 21 आगे हमें मिलते जाते हैं नंबर्स। तो दोस्तों, ये सीरीज फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों फेमस है? तो दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये हमें नेचुरल चीज़ों में दिखाई देती है। जैसे यहाँ पे जो मैंने स्पाइरल इधर दिखाया है, तो ये जो स्पाइरल के अंदर बेसिकली मैं आपको जूम कर देता हूँ यहाँ पे। इस स्पाइरल के अंदर हमें जो फर्स्ट पार्ट मिला है, और ये फर्स्ट पार्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ब्लॉक यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 5 से, जो हमें मिला है 1, 1, 2, 3 को कंबाइन करके। देन 8, 13 ब्लॉक, 21 ब्लॉक, 34 ब्लॉक, 55 ब्लॉक, 89, 114 ब्लॉक। तो दोस्तों, ये जो एडिशन चल रहा है, जो ये ग्रोथ हो रही है, ये एक फिबोनाची सीरीज के फॉर्म में हो रही है। अब वाई डज इट हैपन लाइक दिस? सो अकॉर्डिंगली ये जो फिबोनाची सीरीज है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मेशन जिसमें हम बड़े से बड़ी चीज़ें और छोटी से छोटी चीज़ें जो भी ग्रो होना चाहती है वो होल्ड अप रह सके एक साथ। तो दोस्तों, अब ये जो नेचुरल ग्रोथ का जो ये सिनेरियो है, वो हम स्नेल सेल के अंदर देख सकते हैं, गैलेक्सीज के अंदर फॉर्म होते हुए देख सकते हैं। ओके, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट थिंग टू द लार्जेस्ट थिंग इन आवर नेचर। और इवन और फ्लावर अगर हम देखते हैं, उसके अंदर भी हमें यही चीज़ दिखाई देती है। ओके, अब नेचर के अंदर ये जो सिलेक्शन है, या बेसिकली हम कहें नेचर का जो ये फोर्स है, अब इसके पीछे और रिसर्च चालू है कि वाई डज एवरीथिंग ग्रोज इन दिस मैनर। ओके, बट ये चीज़ को ट्रेडिंग में कैसे लाया गया, उसके ऊपर अब हम बात करेंगे। ये तो हमने समझ लिया कि जो ग्रो हो रहा है वो सस्टेनेबल तरीके से जो नेचर में ग्रो होता है, वो रिगार्डिंग इस फॉर्मूले से ग्रो होता है। अब दोस्तों, इसको ट्रेडिंग में कैसे देखा जाता है? ट्रेडिंग के अंदर रिट्रेसमेंट का उपयोग जब होता है, जब हमें कोई एक अपसाइड या डाउन साइड की कोई मूव मिल रही है और उसके बाद करेक्शन पैटर्न बन रहा है, या एक आप कहिए कि एक फॉल आ रही है। ओके, सो लेट मी ड्रॉ इट हियर। लेट्स से अगर हमें एक अप मूव मिली, उसके बाद अगर रिट्रेसमेंट हो रहा है, ओके, उसके बाद का रिट्रेसमेंट जब हो चुका, एक बार सेलिंग हो गई, अगेन जब अप मूव बनती है, तो दो अप मूव से पहले, ओके, अब ये जो मैंने दो अप मूव यहाँ पे बनाई है, तो ये दोनों ब्रेकआउट से पहले कितना ज़्यादा हम डीप गए थे नीचे। ओके, ये कैसे कैलकुलेट करें? तो एक हो गया शैलो पुल बैक या शैलो थ्रो बैक, एक हो गया डीप थ्रो बैक। ये दोनों केस क्या बता रहे हैं? अब ये दोनों केस के अंदर यहाँ पे लोगों ने बाइंग करी, भाव ऊपर गया, लेकिन उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, थोड़े शॉर्ट सेलर्स आए तो भाव नीचे गया फर्स्ट केस के अंदर। लेकिन यहाँ पे हमारा फर्स्ट केस के अंदर भाव थोड़ा ही नीचे गया। सेकेंड सिनेरियो के अंदर यहाँ पे भाव ऊपर लेके गए वापस बायर्स, बुल्स। उसके बाद सेलिंग जब आई, फर्स्ट जो हमने ये रिट्रेसमेंट देखा था
उससे ज़्यादा रिट्रेसमेंट सेकेंड टाइम आई, मीन्स सेलर जो थे वो अब ज़्यादा इच्छुक थे बेचने के, वहाँ पे सेलिंग की जो फोर्स थी वो ज़्यादा थी। अब जब इसमें से ब्रेकआउट होता है तो इसका ब्रेकआउट भी अकॉर्डिंगली होगा। अगर ज़्यादा डीप पुल बैक आता है तो ब्रेकआउट के चांसेस थोड़े स्लो होते हैं। ओके, मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको हम फिबोनाची को अब अगर ये रिट्रेसमेंट में लगा के देखें तो इससे हमें एक मैथमेटिकल एक ऑब्जेक्टिविटी मिल जाती है। ओके, ऑब्जेक्टिविटी मतलब मैं ये कैसे मानूं कि ये एक शैलो पुल बैक है या डीप पुल बैक है। अगर मेरे को मैथमेटिकली बताना है कि नहीं ये एक छोटा पुल बैक है और ये बड़ा पुल बैक है, उसमें हम फिबोनाची को अप्लाई कर देंगे। ओके, अब फिबोनाची को अप्लाई करने के लिए बेसिकली मैंने यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड के मूव का फिबोनाची लगा के बताया है। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ, एक डाउन मूव बन रही है। ओके, देन एक अपसाइड हुआ है रिट्रेसमेंट। अगर अपसाइड सिर्फ 0.236 तक होता है रिट्रेस और फिर मार्केट गिर जाता है तो इस सिनेरियो के अंदर ये काफ़ी एक वीक पुल बैक माना जाता है, मतलब जो ऑन गोइंग डाउन स्विंग है उसकी चांसेस काफ़ी हाई हैं। अगर ये थोड़ा और ऊपर जाता और 0.38 को टच करके नीचे आता, ओके, देन हम क्या कहते हैं इसके अंदर हमको थोड़ा जो पुल बैक है वो थोड़ा स्ट्रेंथ नज़र दिखाई देता। सिमिलरली ये एक गोल्डन रेशियो तक हमें पुल बैक जाता हुआ भी दिखाई दे सकता है और गोल्डन रेशियो पे टच करने के बाद अगेन हमें ये काउंटर नीचे आता हुआ दिखाई देगा। तो अब किसको डीप माने किसको सैलो माने, तो दोस्तों हम गोल्डन रेशियो तक एक नॉर्मल पुल बैक मानते हैं। अगर हमें एकदम शैलो पुल बैक चाहिए तो हम 0.382 तक बोलते हैं। अगर सिर्फ 0.382 तक ही काउंटर पुल बैक दे रहा है और उसके बाद अपना ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है, मतलब उसकी जो इनिशियल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी है ट्रेंड के अंदर। अगर वो गोल्डन रेशियो तक आ रहा है पुल बैक देने, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, उसका मतलब एक नॉर्मल स्ट्रेंथ है। और अगर गोल्डन रेशियो से ऊपर जाता है भाव, मतलब अब वो ट्रेंड वीक हो रहा है। ओके, इसका मतलब साइडवेज जाने के आसार ज़्यादा हो जाएंगे और उसका जो ब्रेकडाउन मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी अगर हमें जो रिट्रेसमेंट है वो गोल्डन रेशियो के ऊपर मिलता है। या फिर आपको ये चीज़ दिखाई देगी कि जब वो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होने वाला होता है तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कंसोलिडेट हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा वक्त बिताता है, इवन आफ्टर ब्रेकआउट पुल बैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों ये नंबर का क्या लॉजिक बनता है, तो दोस्तों ये जो नंबर आते हैं अगेन क्योंकि हमें मैथमेटिकली या ऑब्जेक्टिविटी एक चाहिए कि पुल बैक शैलो डीप कितना है, तो अगर हम फिबोनाची सीरीज को देखते हैं, ओके, और फिबोनाची सीरीज में कोई भी अगर मैं एक छोटे नंबर को लूँ, लेट्स से 5 को अगर मैं उसके नेक्स्ट नंबर सीरीज के अगले नंबर से डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाय 8, तो हमें गोल्डन रेशियो का नंबर मिलता है 0.618। ओके, नाउ अगर मैं सिमिलरली 8 डिवाइड बाय 13 करूँ तो हमें सेम नंबर मिलता है 0.618। अब दोस्तों अगर मैं इसको नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करता हूँ, लेट्स से 5 डिवाइड बाय 13, तो हमें मिलता है 0.382। ओके, अगर मैं इसको और नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करता हूँ, 5 डिवाइड बाय 21, 0.23। ओके, ये वाला नंबर हमें मिलता है नेक्स्ट सीरीज में। लाइक दिस हमें नंबर मिलते हैं। ओके, और इसको हमने फिबोनाची के टूल के अंदर ये नंबर ले लिए हैं। अब जो आपको ऊपर का पार्ट दिख रहा है, बेसिकली ये जो आप देख पा रहे हो 2.618, 1.618, ये एक फिबोनाची एक्सटेंशन की तरह यूज़ किया जाता है। फिबोनाची एक्सटेंशन को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, जिसकी मदद से हम टारगेट जो भी काउंटर अनचार्टेड टेरिटरी में चले जाता है, लाइफ टाइम हाई में जाता है, तो उसमें आप टारगेट कैसे लगाओगे, तो उसमें ये फिबोनाची एक्सटेंशन काम आता है। उसके बारे में हम देखेंगे अगले वीडियो में। अब थोड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर। मैंने कुछ चार्ट्स निकाल रखे हैं, लेट अस सी। तो दोस्तों
यहाँ पे मैंने IRCTC का चार्ट लगाया है, लेट मी जूम इट। ओके, दिस इज IRCTC चार्ट। ओके, अब यहाँ पे अगर हमें रिट्रेसमेंट देखना है, ओके, अब ये जो अप ट्रेंड कंटिन्यू होता जा रहा है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। फिबोनाची को जो दो तरीके से देखा जाता है, तो एक अपमूव मिली, एक रिट्रेसमेंट आया, तो क्या हमें यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए? ओके, तो वन ऑफ द वे इज, यहाँ पे जब ये रिट्रेसमेंट लेता है, अगर आप तुरंत लॉन्ग बना लोगे तो आपको क्या पता कि ये 0.236 के वाले 0.38 पे जाके पुल बैक दे दे या गोल्डन रेशियो पे जाके पुल बैक दे दे। ऐसे तो हमें आइडिया नहीं लगेगा, राइट, कि कितने रिट्रेसमेंट पे जाके पुल बैक देगा। सो इस वजह से फिबोनाची का हम डेफिनेटली पुल बैक में यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे अनुमान से हमें फिबोनाची को ट्रेंड की स्ट्रेंथ जानने के लिए यूज़ करना चाहिए। आप ये जानिए शैलो पुल बैक है, डीप पुल बैक है, वहाँ तक सीमित रखिए। अगर आपको पुल बैक के लिए लेना है यूजिंग फिबोनाची, देन यू कैन ओनली यूज इट इन इंट्राडे, और डेट टू यहाँ पे अगर हमें कोई रिवर्सल के साइन दिखाई देते हैं, ओके, नियर द फिबोनाची जोन। ओके, सो इस वजह से हम जब फिबोनाची की जो फर्स्ट तरीका है रिवर्सल के लिए, उसको मैं इतना वेटेज नहीं देता। सेकंड जो है, जब हमें वापस से ब्रेकआउट मिलता है तो हमें ये पता चल जाता है कि स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अब दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ये एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे एक बार के लिए ट्रेंड का अगर हमें स्ट्रेंथ जानना है तो मैं फिबोनाची यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। लेट अस से अगर हम ये ट्रेंड देख रहे हैं, यहाँ पे हमें रिवर्सल काफ़ी ज़्यादा मिला था। ओके, सो अगर मैं इस ट्रेंड को गिनूँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग नए हैं तो फिबोनाची यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे फिबोनाची को क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हम इस चीज़ को नीचे प्लॉट करेंगे, ओके, जहाँ से ये मूव स्टार्ट हो रही है, और इसको टॉप तक लेके जाके रख देंगे। अब इसमें देख सकते हैं हम यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट हुआ है मूवमेंट का, वो ऑलमोस्ट काफ़ी नीचे तक गया है, इवन फ्रॉम द रेंज जहाँ से हमें ये रैली देखने मिली है। ओके, सो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये जो मूवमेंट बना उसके बाद जो सेलिंग हाई वो इतनी ज़्यादा थी कि जो जहाँ से ये मूव इनिशिएट हुआ था उसके भी नीचे चले गया। उसमें मतलब जो सेलर्स का फोर्स था वो काफ़ी था, और इस कारण अब जो यहाँ से मूवमेंट होगा, ओके, उसके ब्रेकआउट पे अब हम ध्यान देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट देने गया, बिकॉज दिस हैव गिवन अ वेरी ह्यूज सेलिंग प्रेशर, जहाँ से ये टर्न हुआ। अगर मैं ये यहाँ पे ब्रेकआउट को अगर अब मैं चेक करूँ, जब ये ब्रेकआउट दे रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंसोलिडेशन मिल गया। अब होता है कोई काउंटर के अंदर डायरेक्ट वन वे तेजी होती है, बट क्योंकि हमें इतना ज़्यादा डीप इसके अंदर पुल बैक मिल गया था, तो ब्रेकआउट के टाइम भी यहाँ पे हमें प्रेशर दिखने मिलेगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों जब नीचे के लेवल पे आया था ये काउंटर, तो काफ़ी स्पेकुलेटर्स ने यहाँ लॉन्ग पोजीशन बनाई, एंड दे विल डेफिनेटली एग्जिट एट अ हायर रेजिस्टेंस जोन। इस वजह से अगर जितना ज़्यादा डीप पुल बैक मिलता है, जब काउंटर वापस अपने मेजर रेजिस्टेंस पे पहुंचेगा, तो वहाँ पे वो डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर लेगा। ओके, सेकेंड चीज़, अब आप देख सकते हो जब ये काउंटर लाइफ टाइम हाई में चले गया, और यहाँ पे हम वापस से एक बार फिबोनाची लगाएंगे। ओके, सेकेंड टाइम यहाँ से मूव स्टार्ट हुई, और यहाँ पे देखो एक शैलो पुल बैक देखने मिला। ओके, अ काइंड ऑफ अ न्यूट्रल पुल बैक टू शैलो पुल बैक। उसके बाद फिर मूव बनी। उसके बाद हम देखते हैं अगेन यहाँ से जहाँ से मूव स्टार्ट हुई वहाँ से लेके हम टॉप तक रख देंगे। अगेन एक नॉर्मल पुल बैक मिला, अगेन मूव बनी। ओके, वी कैन सी यहाँ पे भी अगेन एक नॉर्मल पुल बैक बना, मूव बनी। आप देखिए लास्ट वाला जो ट्रेंड बना है, इसके अंदर एकदम शैलो पुल बैक था, और ब्रेकआउट के बाद एक्शन आप देख सकते हैं और फास्ट हो गया। तो अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताना चाहूँ, जब भी एक मूव बनती है, ओके, उसके बाद अगर छोटे से ही दायरे में यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा होता है, इसका मतलब सेलिंग प्रेशर है, लेकिन बायर्स आर ऑल्सो देयर, वो ज़्यादा गिरने नहीं दे रहे। ओके, जो सेलिंग प्रेशर है वो इतना नहीं है, बट बाइंग प्रेशर जो है
वो उनको ज़्यादा नीचे नहीं गिरने दे रहे। बायर्स आर रेडी टू बाय दैट काउंटर एट दैट हायर प्राइस। इसी केस में अगर डीप पुल बैक हो रहा होता दोस्तों, तो इसका मतलब सेलिंग हावी थी और बायर्स कम इंटरेस्टेड थे। अगर बायर इंटरेस्टेड होते तो वो ऊपर ही इसको रोक लेते, जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अगेन इसके बाद का जो मिला वो भी काफ़ी मैसिव मिला। तो दोस्तों आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं फिबोनाची को, ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ है वो जानने के लिए। ओके, अगर आप रिवर्सल पे करना चाहते हो तो इंट्राडे तक ही सीमित रखें और कैंडलस्टिक का पैटर्न उपयोग करें जब वो रिवर्सल जोन में आता है। नेक्स्ट काउंटर हम एक बार चलते हैं। ओके, लेट अस गो एंड सी आर डाउन काउंटर। ठीक है, जैसे ये काउंटर अब नीचे गिर रहा है, ये जाइडस लाइफ साइंस का काउंटर है। अगर मेरे को एक मूव लेनी है तो यहाँ से इसकी मूव स्टार्ट होगी, दिस। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। फर्स्ट मूव यहाँ से चली। ओके, इट एंडल, इट गिवन अ पुल बैक टिल हियर। ठीक है, यहाँ से हमें एक पुल बैक देखने मिला। हम देख सकते हैं 0.236 का ही पुल बैक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे, अगर हम देखेंगे दोस्तों तो देखो, जब प्राइस ने एक बड़ा हमें पुल बैक दिया, उसके बाद काउंटर ज़्यादा टाइम साइडवेज हुआ। ओके, नेक्स्ट अब दोस्तों जो यहाँ से अगर हम इस रैली को देखेंगे, इस स्विंग को देखेंगे, तो यहाँ पे हमें एक शैलो पुल बैक देखने मिलता है। तो उस वजह से जब ब्रेकडाउन होता है तो हम उसकी एक प्रोबेबिलिटी हाई गिन सकते हैं, इतने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगेन अब मैं अगले स्विंग को देखता हूँ। लेट्स से आई कीप दिस हियर एंड मार्क दिस हियर। यहाँ पे मेरे को एक नॉर्मल पुल बैक मिलता है 0.5 तक का। इसके बाद जब मुझे ये ब्रेकडाउन मिलता है, उसके बाद अगेन आई गेट टू सी अ गुड मूव। बट यहाँ पे दोस्तों क्या हम इसको एक पैटर्न मान सकते हैं? यस, यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन बन गया था, उसका ब्रेकडाउन मिल गया इस कंसोलिडेशन में। सिमिलरली प्रीवियसली एक चैनल फॉर्मेशन मिल गया था, तो उसका ब्रेकडाउन मिल गया था। ओके, बट क्योंकि हमें अगर यहाँ पे पुल बैक बड़े मिल जाते हैं तो चांसेस हो जाता है काउंटर का कंसोलिडेट करने का। नेक्स्ट मूव पे देखते हैं कितना पुल बैक मिला है हमें। दोस्तों यहाँ पे जो पुल बैक मिला 0.382 तक मिला, एक शैलो पुल बैक है। उसके बाद ट्रेंड वापस से नीचे गया और इसके बाद जाके अगर हम इस मूवमेंट पे देखते हैं, दिस स्विंग टिल हियर, आई कैन सी 0.5 टू 0.618 पुल बैक्स। ओके, यहाँ पे ये साइडवेज हो गया और यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन हो गई, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल फॉर्मेशन। तो दोस्तों अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर हमेशा अगर ये जो पुल बैक हम देखते हैं, ये पुल बैक देखने के बाद अगर वो 0.786 तक जाता है और फिर ब्रेकडाउन होगा, तो इसका मतलब वो ब्रेकडाउन फेल हो सकता है? द आंसर इज नो। तो हम सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी वाइज गिनते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर कोई चीज़ तेजी से ऊपर बढ़ रही है और वो कम रुकती है, तो ऊपर उसके वापस बढ़ने के चांस प्रोबेबिलिटी वाइज ज़्यादा हो जाते हैं। वीजा वेज कोई चीज़ ऊपर भाग रही है और वो काफ़ी नीचे तक आई और फिर वापस मोमेंटम गेन कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर मिल जाएगा, जो लोग ने नीचे बाय किया उनसे हमें रुकावट मिल जाती है। तो सेम थियरी यहाँ पे लगाते हैं। ओके, अब जब ये साइडवेज हो गया, यहाँ पे अलग इसका सिनेरियो बन जाएगा, पैटर्न फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट काउंटर की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल देखा है वो है टाटा मोटर्स का। अब दोस्तों टाटा मोटर्स का अगर हम ये एग्जाम्पल देखें, जो भी स्विंग जनरेट होता है, इफ वी सी अ स्विंग, दिस स्विंग, यहाँ पे हमें पुल बैक मिला मोर देन 0.618, काउंटर थोड़े टाइम के लिए साइडवेज हो गया। उसके बाद जब ब्रेकआउट मिला तो ब्रेकआउट का स्विंग चेक करते हैं, दिस इज द ब्रेकआउट स्विंग। सी दिस, यहाँ एक पेनेंट फॉर्मेशन भी बना एंड 0.5 तक का हमें पुल बैक देखने मिला, विच इज़ अ नॉर्मल पुल बैक। उसके बाद ब्रेकआउट हमें थ्रस्ट देखने मिला। इसके बाद जो नेक्स्ट पुल बैक मिला उसका फेलियर हमें देखने मिलता है। सी दिस, यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुई, काउंटर ऑलमोस्ट अगेन एक रेक्टेंगल टाइप ऑफ फॉर्मेशन बना लिया, उसके बाद हमें एक ब्रेकआउट देखने मिलता है। सी द नेक्स्ट वन विच इज़ इंटरेस्टिंग, यहाँ से ये स्विंग जनरेट हुई, यहाँ पे जो हमें रिट्रेसमेंट मिला डेट इज नियर गोल्डन रेशियो, काइंड ऑफ अ नॉर्मल पुल बैक, अगेन एक थ्रस्ट जनरेट हुई। तो दोस्तों ये पूरे सिनेरियो में क्या हमें पता चल सकता है कि जो रिट्रेसमेंट होगी कहाँ तक होगी? आंसर इज नो।
बट क्या वो रिट्रेसमेंट होने के बाद जब ब्रेकआउट देगा, हमें इतना तो पता है कि ये ब्रेकआउट से पहले डीप रिट्रेसमेंट, सैलो रिट्रेसमेंट या पूरा ही पुल बैक देख के रेक्टेंगल बना दिया था इस काउंटर ने, तो उससे हम एक प्रोबेबिलिटी गेज कर सकते हैं जो मोमेंटम है उस चीज़ की, जो ट्रेंड की कंटिन्यूएशन है उसकी एक बार के लिए स्ट्रेंथ समझ जाते हैं। अब ये गोल्डन रेशियो से ही ऊपर बढ़ता जाएगा तो स्ट्रेंथ बनी रहेगी इसके अंदर। नेक्स्ट मूवमेंट देखते हैं, यहाँ से ये स्विंग स्टार्ट हुई, खत्म हुई डायरेक्टली इधर, और यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है इस स्विंग में, एक शैलो रिट्रेसमेंट। इसके बाद का ब्रेकआउट बना जरूर, लेकिन यहाँ हमें कंसोलिडेशन देखने मिलता है। अब दोस्तों ये जो एक कंसोलिडेशन बना, अगेन दिस इज काइंड ऑफ अ रेक्टेंगल बिहेवियर। अब मैं ये डेली चार्ट देख रहा हूँ, सेम अगर मैं ये वीकली चार्ट देखता टाइम फ्रेम पे दोस्तों, तो अब वीकली चार्ट पे जो सिनेरियो चेंज होता है, अब हम पूरी ये जो मूव कंसिडर करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की एक मूव कंसिडर होती, ओके, उस केस में देर इज ओनली अ शैलो पुल बैक। सिमिलरली अगर मैं आपको पिछले अब चार्ट बताऊं, यहाँ से लेके यहाँ तक कंसिडर होती है, और दिस स्विंग यहाँ से लेके यहाँ तक कंसिडर होती है। तो अब मैं अगर वीकली सिनेरियो देख रहा हूँ तो हर एक गोल्डन रेशियो को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, 0.5, 0.68 एक नॉर्मल पुल बैक देते हुए यहाँ पे हमें टाटा मोटर के अंदर ये ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दिया। तो इससे ये पता चलता है कि जो बायर्स हैं, ओके, वो एट अ हायर लेवल रेडी है बाय करने के लिए, और सेलिंग की इतनी प्रेशर नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब ब्रेकआउट मिलता है ऐसे सिनेरियो से, तो हमें मूवमेंट और ब्रेकआउट की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों एंड में मैं एक और लास्ट काउंटर दिखा देता हूँ रिसेंटली जहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मिला है। लेट मी गो टू द डेली चार्ट। आप इसको डेली, वीकली, मंथली हर जगह लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल। वीकली पे लगाते हो तो आप मोर पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, डेली पे लगाते हो तो मोर पोजिशनल एज वेल एज इंट्राडे बोथ के लिए लागू हो जाता है। इफ़ वीकली पे लगा रहे तो ओनली पोजिशनल हो जाता है, डेली और डेली पे लगाते हैं हम तो पोजिशनल एज वेल एज इंट्राडे भी उसका हम फ़ायदा ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपको आईसीआईसी का चार्ट दिखाऊं, यहाँ पे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देने से पहले ये मूवमेंट यहाँ से जनरेट हुई है, तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। तो अब आपके मन में सवाल आएगा, सर यहाँ से क्यों नहीं ले रहे आप? बिकॉज यहाँ से हमें एक प्राइस में करेक्शन देखने मिला, ओके, सी दिस, यहाँ पे हमें प्राइस ऑलमोस्ट 770 देखने मिला और यहाँ पे एक करेक्शन होके 740 आया, ओके। बट उसके बाद यहाँ पे 4 कैंडल ऑलमोस्ट एक करेक्शन कैंडल मिल गई, तो एक डेली टाइम फ्रेम पे मीनिंगफुल है ये एक रिट्रेसमेंट। अब इसके अंदर अगर आप बोले सर तो हम नीचे से भी ले सकते हैं, यस। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम ले रहे हो, सो व्हाट आई विल कंसिडर फ्रॉम हियर, जहाँ से ये मूव थ्रस्ट चालू हुआ, तो हम देख सकते हैं सिर्फ 0.236 तक का ही रिट्रेसमेंट दिया आफ्टर सच अ लॉन्ग रैली। इसके बाद का जो ब्रेकआउट बन रहा है, इसमें मेरे को होप है कि अब ये अपनी मोमेंटम कंटिन्यू करने के काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी लगता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पक्का ऊपर जाएगा, लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है बढ़ गई है क्योंकि इसने एक कम रिट्रेसमेंट दिया है। सिमिलरली इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मैं इसकी जो मूव है, ओके, जो आप ये मूव जो देख सकते हैं, मैं यहाँ से गिनना चाहूँगा जहाँ से हमें ये थ्रस्ट मिलना स्टार्ट हुआ है। तो इस सिनेरियो के अंदर हमें अगेन 0.236 टू 0.382 तक का हमें एक करेक्शन देखने मिलता है। कोई लोग होंगे जो इसको यहाँ से भी गिनेंगे, ओके, दिस इज द प्लेस, दिस इज अगेन ऑल्सो राइट, आई विल नॉट से इट्स रॉन्ग, बट आई लाइक टू ट्रीट दिस वे। जब यहाँ पे प्राइस ज़्यादा टाइम साइडवेज हो गया था तो मैं इसको एक साइडवेज मूवमेंट गिनता हूँ और इसको न्यूट्रली लेता हूँ, तो मैं स्विंग इसको यहाँ से मानूंगा, ओके। नाउ दिस इज अगेन अ सब्जेक्टिव, हर किसी के लिए स्विंग कोई इसे कंसोलिडेशन गिन के यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना चाहेगा, ओके, फ्रॉम दिस एरिया, डेट इज ऑल्सो राइट, यहाँ से भी हम लगा सकते हैं। और अगर कोई वीकली चार्ट दिख रहा है तो वो इस एरिया से लगाएगा, ओके। सो ऑल थिंग इज राइट, बट हमें ये देखना है कि इसका जो पर्सपेक्टिव है कैसे यूज़ करना है, और वो हम ब्रेकआउट होने पे यूज़ करते हैं बाय लुकिंग एट द स्ट्रेंथ। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैंने कोशिश की आपको ये टॉपिक मैं समझा सकूं, ओके। अगर आपको समझ में आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। मैं जानता हूँ इस वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो ज़रूर लंबा होगा
क्योंकि अगर मैं इसको छोटे टाइम में समझाना चाहता विद एग्जाम्पल वो पॉसिबल नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं या जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। और जिन व्यूअर्स ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया है ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं मिलता हूँ आपको अभी अपने अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।